हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ये वर्कशीट 30 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्लोब तथा मानचित्र पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों के अलावा कुछ खड़ी और कुछ आड़ी रेखाओं को भी देखा होगा। जब भी आपने ग्लोब देखा तो इस तरह से कुछ रेखाएं खड़ी आड़ी होती है और कुछ रेखाएं टेढ़ी, इस तरह से रेखाओं को ज़रूर देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया गया है, जबकि पृथ्वी वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं नहीं खींची गई है? देखो, हमें एक्चुअल में पृथ्वी पर इस तरह की कोई रेखाएं नहीं खींची गई है, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाएं अक्षांश और देशांतर को माना गया है। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो एक्चुअली पृथ्वी पर कोई भी रेखा नहीं है जो ये दिखाई गई है ना इस तरह से, या इस तरह से ऐसी कोई भी रेखाएं नहीं है। ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं, जिससे कि हम किसी भी स्थान की स्थिति को अच्छे से समझ सके कि वो जगह कहाँ पर है पृथ्वी पर। इसीलिए ये काल्पनिक रेखाएं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जो भी इस तरह से लाइनें होंगी, जिसे हम देखो यहाँ पर जो भी इस तरह से लाइनें, उन्हें हम अक्षांश कहते हैं, और जो इस तरह से लाइनें होंगी उन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो पहले हम अक्षांश और देशांतर के बारे में समझते हैं। देखो क्या कहा गया है, ध्यान से समझना है, इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। अक्षांश एंड देशांतर। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। देखो क्या कहा है, विषुवत रेखा, ये देखो ये वाली विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के समांतर ध्रुवों तक, ये क्या है, ध्रुव किसे कहेंगे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव, और ये कैसी रेखा ही होगी, विषुवत रेखा। तो इसके समांतर आने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली सभी वृत्तों को देशांतर कहा जाता है। जैसे कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव, इनको मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो ध्यान से समझो, जो उसके समांतर आती है विषुवत रेखा के, उसे हम कहते हैं अक्षांश, और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर। सबसे बड़ा अक्षांश विषुवत वृत्त पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। तो देखो क्या कहा गया है, सबसे बड़ा जो ये देखो 0 डिग्री पर है ना, विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर है, जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। मतलब कि अगर इसको बीचों बीच से काटेंगे हम, तो एक उत्तरी गोलार्ध है, दूसरा क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। प्रमुख यमोत्तर पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। जो यहाँ से लेके ये 0 डिग्री तक ये दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से हम समझेंगे, प्रमुख यमोत्तर बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। अक्षांश समांतर होते हैं और एक दूसरे के से कभी नहीं मिलते। तो हमें पता है जो समांतर रेखाएं होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। जो अक्षांश क्या है, समांतर है। देशांतर समांतर नहीं होते, यह ध्रुवों पर मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, ये इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, इस तरह से पूरा राउंड लगाएगा। ये जितने भी अक्षांश है ये क्या, समांतर रेखा में है। लेकिन जो देशांतर है वो क्या है, देखो यहाँ से शुरू हुआ देशांतर, यहाँ से लेके इस तरह से, ये यहाँ से लेके सारे इस पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं। तो ये क्या है, ये देशांतर जो है वो समांतर नहीं होते हैं। तो हमने अभी समझा अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंधीय क्षेत्र को निर्धारण करने में किया जाता है। देखो 3 है, कौन कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध। तो जो एरिया वाइज, मतलब कि देखो यहाँ पे इस तरह से यहाँ समझते हैं, ताप कटिबंध मतलब कि वहाँ का एरिया कैसे रहेगा, कि जैसे यहाँ का एरिया किस तरह से रहेगा, यहाँ का इस तरह से, और ध्रुवों पे क्या होगा, शीत कटिबंध। तो देखो क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एंड उष्ण कटिबंध। अभी नीचे डायग्राम है उससे हम अच्छे से समझेंगे। और देशांतर का उपयोग कहाँ किया जाता है, यमोत्तर के सामयिक स्थानीय समय को निर्धारित करने के लिए। देखो स्थानीय समय को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, देशांतर का प्रयोग किया जाता है। और ताप कटिबंध का निर्धारण करने के लिए हमें अक्षांश का करना है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इस टाइम को फिक्स कर दिया गया कि ये इस समय पे इतना टाइम होगा। अब जितने भी पृथ्वी में जो देश हैं वो इधर होंगे, वो थोड़े आगे उस मानक टाइम से, जो फिक्स टाइम इसके अकॉर्डिंग चलेगा हमारा अर्थ का, उसके मानक टाइम से अगर थोड़ा सा इस तरफ देश होगा तो आगे हो जाएगा, अगर पीछे होगा तो पीछे चला जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा अक्षांश, अभी हमने पढ़ा देशांतर, अभी हम मानक समय के बारे में और भी समझेंगे। अब देखते हैं ग्रिड क्या है एक्चुअल। अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं से बने जाल को ग्रिड कहते हैं। देखो यहीं पे हमने क्या कर दिया, अक्षांश ले लिया, यहीं पे हमने क्या ले लिया, सारा हमने यहाँ पर देशांतर ले लिया। तो इस तरह से एक जाल बन गया, नेटवर्क बन गया, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। इसका उपयोग किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लो कह दो कि विषुवत रेखा के इतने देशांतर के यहाँ पर है, तो हमें पता चल जाएगी कि किस जगह की बात करें। इस कॉलम में है तो हम समझ लेंगे ना कि 0 डिग्री से अगला 23 डिग्री पर कितनी कौन सी स्थिति पर वो देश या वो जगह मौजूद है, तो हमें पता चल जाता है। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है, वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए। अब देखो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, गतिविधि नंबर 1। पहले इस डायग्राम को समझते हैं। देखो क्या कहा गया डायग्राम में, अच्छे से समझते हैं। देखो
ये देखो डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है। ये हमारी पृथ्वी का डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे सबसे बीच में जब हमने कहा था कि बीच में विषुवत जो व्रत है वो क्या करता है, पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसे हमने क्या कहा, विषुवत व्रत जो क्या कर रहा है, पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब ध्रुवों की तरफ ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुवों की तरफ क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, इसीलिए उत्तरी शीत कटिबंध, तापीय कटिबंध मतलब उसका एरिया बताएगा, उसका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कितना टेम्परेचर है उसका। तो यहाँ पे दोनों ही ध्रुवों की तरफ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए हमें उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। उसके बाद का जो ये एरिया है यहाँ पे क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद देखो ये है विषुवत व्रत। यहाँ पे सूर्य की रेखा सीधी गिरती है, जो सूर्य की जो ताप है वो यहाँ पर सीधा आता है। तो ये जो भाग है ये क्या कहता है, गर्म रहता है। ये वाला जो भाग है ये क्या रहता है, गर्म रहता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा गया। तो सबसे विषुवत रेखा के पास में क्या है, उष्ण कटिबंध, फिर ये दोनों हो जाएंगे शीतोष्ण कटिबंध और ये क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध। ठीक है, ये तो थे हमने ताप कटिबंध पढ़े। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अक्षांश है यहाँ पे। तो देखो 0 डिग्री पर क्या है, विषुवत रेखा। उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया तो क्या है, मकर रेखा और करक रेखा। तो उत्तर की तरफ करक रेखा 23.5 डिग्री पर है और नीचे की तरफ मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पर है। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पर, ये देखेंगे ये है उत्तरी ध्रुव व्रत, इसे क्या कहेंगे 66.5 डिग्री पर है, जबकि जो दक्षिणी शीत व्रत है वो कितना है, 66.5 डिग्री पर। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो यही बताया गया, इसी के बारे में हमें बताना है कि हमें क्या बताना है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा सभी महत्वपूर्ण अक्षांश और ताप कटिबंध के बारे में बताना है। तो ताप कटिबंध क्या हो जाएगा, देखो उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध एंड विषुवत और उष्ण कटिबंध, ये हो जाएगा ताप कटिबंध। और अक्षांश क्या हो जाएगा, विषुवत, मकर रेखा, करक रेखा और ये उत्तर ध्रुव व्रत, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, ये अक्षांश हो जाएंगे। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले देखते हैं कटिबंध कौन कौन से, मुख्य रूप से उत्तरी व दक्षिणी शीत कटिबंध। सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर उत्तरी व दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी व दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ का जो बीच का एरिया था वो क्या था, उत्तरी व दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और मध्य का जो एरिया था वो कैसा था, उष्ण कटिबंध। तो ये थे कटिबंध जो हमने समझे हैं अभी, ये है कटिबंध। अब हम देखते हैं अक्षांश। तो अब हम देखते हैं अक्षांश। अक्षांश देखो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा क्या थी, 0 डिग्री पर थी। ठीक है, ये 0 डिग्री पर। उसके बाद 23.5 पर करक रेखा और मकर रेखा, 23.5 डिग्री पर क्या था, करक रेखा और मकर रेखा। और उसके बाद आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, ये हो जाएंगे हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारे अक्षांश हो जाएंगे। ध्यान से समझो, 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा हो जाएगा, करक रेखा 23.5 डिग्री पर, मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पर, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा कितना हो जाएगा, 65 डिग्री पर। ये हमारे अक्षांश है। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है अक्षांश में, आप ये लिखेंगे, और ताप कटिबंध में आपको पहले बताया गया वो लिखेंगे। अब हम देखते हैं आगे की वर्कशीट। अब देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या बताया गया। GMT ग्रीनविच मेन टाइम, ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। देखो ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, इसका मान 0 डिग्री देशांतर पर है। इसके आधार पर विश्व के समय की आंकलन किया जाता है। देखो क्या कहा गया है कि 0 डिग्री देशांतर क्या है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। ये एक ऐसी रेखा है, इसके अकॉर्डिंग हम जो टाइम फिक्स जो है, अर्थ का जो टाइम फिक्स इसके अकॉर्डिंग किया गया, ये मानक समय कहलाता है। यहाँ पे जो समय है एक्चुअल अर्थ का समय वही है, लेकिन अर्थ क्या है, घूम रही है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा अलग अलग देशों में टाइम का जो है कुछ टाइम आगे हो जाता है, कुछ टाइम पीछे हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम जो इस रेखा पर जो टाइम होता है वही टाइम क्या है, इस रेखा पर जितने भी देश आते हैं उनमें जो एग्जैक्ट टाइम है वही टाइम क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम माना जाता है। तो अब हमारी पृथ्वी में अगर इंडिया की बात करते हैं तो देखो क्या कहा गया है, विश्व का समय आंकलन किया जाता है। भारत 82.30 पूर्वी देशांतर का मानक यामोत्र माना गया। मतलब कि देखो ये 0 डिग्री है, तो भारत कहाँ पे है, जहाँ पे 82.5 डिग्री आता है, 82.30 डिग्री आता है, वहाँ पर भारत का जो टाइम है उसको फिक्स किया गया है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो देखो क्या कहा गया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे, मतलब अगर वहाँ पर 12 बजे हैं तो भारत में कितने बजे होंगे, 5:30 बजे होंगे। कि यहाँ पर एक्चुअल टाइम क्या है, 12 बजे है, लेकिन भारत का जो टाइम है, इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। तो वहाँ पर कितना टाइम हो जाएगा, 5.5। तो भारत में कितने 5.5 घंटे आगे हो गया ना। तो ये बताया गया है कि भारत का टाइम जो है, मानक टाइम जो माना गया, अर्थ का मानक टाइम जो माना गया, एग्जैक्ट टाइम जो माना गया, उससे 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, अभी देखो इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है जिसे हम समझते हैं। पता लगाइए कि अगर भारत में दोपहर के 2 बजे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहा होगा। तो देखो 5.5 घंटे हम पीछे कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या बजा है, 2 बजे है ना, तो इसको पीछे ले जाओ, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 11, उसके बाद में 10, 9, तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो कितना होगा
8:30 कितना टाइम हो जाएगा, 5.5 घंटे हम पीछे ले गए ना, क्योंकि भारत आगे है 5 घंटे ना, तो हम 5.5 घंटे पीछे ले जाएंगे तो टाइम क्या होगा, 8:30। तो आइए करते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर क्या है। गतिविधि नंबर 2, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसके हिसाब से जब भारत में 2 बजे होंगे तो ग्रीनविच में 8:30 बजे रहे होंगे। तो ये है आज की वर्कशीट। वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।